Hello everyone and welcome to सी लतीफ़ एकेडमी। आई होप आप सब लोगों के पेपर्स बहुत अच्छे हुए होंगे और अभी आप लोग रिलैक्स्ड फ्रेम ऑफ माइंड में बैठे होंगे। इतने सालों की जो 1 डेढ़ साल की मेहनत आप लोगों ने की है इस पेपर को लेके, वो आपकी हम उसको बोल सकते हैं कि ओएमआर शीट्स में अब बंद हो गई है। तो अब रिजल्ट का वेट करना है सब लोगों ने। अभी आप रिलैक्स्ड होंगे। तो एक हमारे पास जो फीडबैक आ रहा है बच्चों से, उसमें मैथमेटिक्स का एनालिसिस बोला गया था, तो वो मैं आप लोगों के सामने ले आऊंगा। इसके अलावा जो एक जर्नल एक व्यू है लोगों का, जो हमने स्टूडेंट से भी बात की और हमने खुद भी एनालाइज किया, तो वो ये है कि पेपर बहुत ज़्यादा ईज़ी था। अब ये पेपर बहुत ज़्यादा ईज़ी होना क्यों एक अजीब बात है, ये सरप्राइजिंग क्यों है? क्योंकि अगर आप सिलेबस को देखें, खासकर अगर अकाउंटेंसी की बात हो, सिलेबस इस हिसाब से फ्रेम किया गया था कि आपका डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, कॉस्टिंग है, फलाना है, ढिमकाना है। तो वो सब देख के जो ट्यूटर्स थे उन्होंने अकॉर्डिंगली आपको डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, इनडायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ाया, आपको और भी टॉपिक्स पढ़ाए और अपनी जजमेंट के हिसाब से जो उनको सही लगा बेसिक उसके हिसाब से उन लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया। तो आप लोगों ने भी जो सिलेबस है उसको देख के पढ़ाई की, मेहनत की और फाइनली जब पेपर आता है तो आप देखते हैं कि पेपर का सिलेबस से कोई दूर-दूर का नाता भी नहीं है। उन्होंने फाइनली वही चीज़ें पूछी जो उनको पूछनी थी। उसका सिलेबस से, उसका कंटेंट से जो उन्होंने दिया था उससे कोई भी ताल्लुक नहीं था। तो ऐसा लग रहा है कि या तो पेपर बहुत हरी में बनाया गया है, बहुत जल्दी में बनाया गया है, या तो कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट करके पेपर आप लोगों के सामने डाला गया है। हम लोगों ने भी मॉक टेस्ट 3 मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया था, लेकिन हमने तीनों बार क्या ट्राई किया था? हमने ये ट्राई किया था कि हम पेपर को खुद से ड्राफ्ट करें। उससे क्या होगा कि आप बच्चे की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और एप्लीकेशन ऑफ माइंड भी चेक कर सकते हैं। बट अगर मैं कहीं से क्वेश्चन लेके उसको सीधे चिपका रहा हूँ, तो उससे क्या होता है? उससे कोई भी आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चेक नहीं कर रहे। आप जस्ट एक एग्जाम आपको लेना है, क्वेश्चन डालने कहीं से भी डाल दो। मेरिट तो चलो ज़्यादा हो, कम हो, वो तो फाइनली मैटर नहीं करता। पेपर आप बहुत ही ईज़ी डालोगे तो मेरिट ज़्यादा हो जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट डालोगे तो मेरिट कम हो जाएगा। फाइनली उससे कॉम्पिटिशन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हुआ क्या इस सबसे? सबसे ये हुआ कि जिन बच्चों ने मेहनत की थी पूरे टाइम पीरियड के, जिन बच्चों ने पूरा पढ़ा था, डीपली पढ़ा था, कॉन्सेप्चुअली पढ़ा था और वास्ट टॉपिक्स कवर किए सिलेबस को देख के, वो बच्चे कहीं न कहीं फ़ील करते हैं कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। क्योंकि उनकी मेहनत जो है, उन्होंने जो पढ़ाई की है, उसका कोई उनको रिटर्न इस एग्ज़ाम से मिलेगा नहीं, बिकॉज़ पेपर जो है फाइनली वो वही बेसिक चीज़ें कॉपी पेस्ट करके डाली गई थी। तो जो सिलेबस बनाया गया था और जो पेपर डाला गया था, उसका एक डिस्कनेक्ट दिखा, उसका कोई कनेक्शन आज दिखा नहीं। एनीवेज़ एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया और ये चीज़ एसएसबी के लेवल पे है ठीक करने के लिए। बट जो व्यू बना वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सिलेबस और पेपर का जो है वो डिस्कनेक्ट दिखाई दिया। जो सिलेबस के ज़रिए पता चल रहा था कि वो क्या चेक करना चाहते हैं और उन्होंने क्या एक्चुअली चेक किया, वो कुछ कनेक्टेड हमें लगा नहीं। चलिए अब मैं आता हूँ अपने पर्टिकुलर टॉपिक पे जो कि है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो मैंने आपके सामने एक स्क्रीन अभी होगी, तो जो मेरा एनालिसिस है मैथमेटिक्स का कि जिस स्टूडेंट ने बस बेसिक ऊपर-ऊपर से मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, उसके 5 हो जाने चाहिए थे आउट ऑफ 10। जिसने थोड़ी ज़्यादा मेहनत की है, उसके 7 हो जाने चाहिए थे, जिसको हम एवरेज बोलते हैं कि ज़्यादा डीपली भी नहीं पढ़ा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिया है, उसके भी 7 हो जाने चाहिए थे। और जिस कैंडिडेट ने पूरी मेहनत की है, उसके 9 हो जाने चाहिए थे। 10 मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि एक क्वेश्चन गलत था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन तो हम नहीं कह सकते गलत था, लेकिन उसके जो ऑप्शंस थे वो गलत थे। तो इसलिए मुझे ये लग रहा है कि उसमें रिप्रेजेंटेशन जाएगी ही जाएगी और उसमें 1 मार्क्स सबको मिल जाएगा फाइनली। एक तो वो क्वेश्चन डिफरेंट पेपर्स में डिफरेंटली आया था, डिफरेंट फिगर्स के साथ आया था और दूसरा जैसे भी आया हो उसके आंसर्स जो है वो ठीक नहीं थे। तो हम पूरा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, लेकिन मेरा अभी ये व्यू है कि अगर आपने बिल्कुल भी मैथमेटिक्स बेसिक चीज़ें पढ़ी होंगी, ऊपर-ऊपर से पढ़ा होगा, तब भी आपको 5 क्वेश्चन इसमें से हो जाने चाहिए थे, जो कि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। और एवरेज 7 और जिसने बहुत सही से पढ़ा है उसके 9 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे। तो आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस जो है आज का और देखते हैं कि क्या हमारे पास पेपर आया था और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं और कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं फटाफट से। मेरे पास शायद ये सीरीज बी का पेपर है, बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्वेश्चंस एक क्वेश्चन को छोड़ के सारे सेम थे, तो अपना क्वेश्चन आप वहां पे देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो है, अगर आपको ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसके लिए कोई मैथमेटिक्स की नॉलेज तो चाहिए ही नहीं, या आप सिंपली कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते थे।
मैं आपको दोनों तरीके दिखाऊंगा, अगर आपने मैथमेटिकली अप्रोच किया होगा तब कैसे करना था, और अगर आपने इसको कॉमन सेंस से करना है तब कैसे करना है। सबसे इसमें इजीएस्ट मेथड था वो था ऑप्शन से। क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो नंबर्स है जिनका सम 18 है, कोई भी दो नंबर दीजिए जिनका सम आपका 18 बनेगा, लेकिन अगर उन्हीं को आप उन्हीं नंबर्स को रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका सम बनेगा 1/4। अगर आप ध्यान से देखिए तो 12 और 6 18, 10 और 8 18, 9 और 9 18, 11 और 7 18, तो 18 से आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड जो ट्रिक है उसको आप यूज कीजिए, जो सेकंड इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन, वो क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स इज 1/4। सबसे पहला टेस्ट कीजिए, ठीक है। अब इसको आप जैसे मर्जी कर लो, सिंपल तरीका होता है करने का। 12 और 6 हो गए 18 और नीचे हो गया 72 which is also equal to 1/4। तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर था, इसमें हमने कोई मैथमेटिक्स यूज ही नहीं की, कॉमन सेंस से किया। तो ये क्वेश्चन आपका 2 मिनट में हो जाता अगर आपने सिंपली क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शंस पे उस चीज को एनालाइज किया होगा। एंड आई होप कि जो मैं इजी वाला बोल रहा हूँ वो एक क्वेश्चन ये है जो सबका मेरे हिसाब से हो गया होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप कहें कि मैथमेटिकली क्वेश्चन कैसे होगा, मैथमेटिकली ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो ध्यान से देखेंगे। मैथमेटिकली क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 18। अगर सम ऑफ टू नंबर्स 18 है तो हम उसमें से एक नंबर को अगर x माने तो दूसरा आपका 18 माइनस x हो जाता है। सिंपल सा है, अगर एक 4 है दूसरा 18 माइनस 4 14 हो जाएगा। तो अगर एक x है दूसरा 18 माइनस x हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन की दूसरी गिवन है उसको आप यूज कीजिए। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स जो है वो आपका होना चाहिए 1/4, ठीक है। अब इसको आप कीजिए तो ये बन जाएगा 18 माइनस एक्स प्लस एक्स और नीचे बन जाएगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हो सकता है कि आप लोगों ने क्वेश्चन को छोड़ दिया हो, लेकिन इसमें कोई छोड़ने वाला तो था नहीं, ये एक कॉर्ड इक्वेशन बन जाती, ठीक है, जो कि सिलेबस में थी नहीं लेकिन पूछी गई थी। अब आप उसको करते क्या, ये कॉर्ड इक्वेशन बनेगी। 18 4 हो गया 72, 36 30 72, ये हो गया 18x माइनस एक्स स्क्वायर। इस कॉर्ड इक्वेशन बना दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। और अब आपको कॉर्ड इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये हमने बचपन में पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। तो सिंपली आप करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12x, बिकॉज 12 और 6 18 हो गए और 12 इंटू 6 72 हो गए। आपको पता ही है x कॉमन आएगा, x माइनस 6, दूसरा भी x माइनस 6 ही आना चाहिए। तो यहाँ मेरे पास कॉमन क्या निकलेगा, -12, क्योंकि -12 इंटू एक्स माइनस 12x और 12 इंटू 6 72 प्लस 72। तो ये आपका हो गया x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इधर x माइनस 6 इज इक्वल 0 विच विल रिटर्न x इज इक्वल 6 एंड दिस विल रिटर्न x इज इक्वल 12। ये आपका हो गया मैथमेटिकली करेंगे, लेकिन इतना सब कुछ करने की जरूरत थी नहीं, ये क्वेश्चन बेसिक सा था। आप सिंपली क्वेश्चन के जो दो गिवन थे, एक तो सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू 18 और दूसरा रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1/4, उसको यूज करके आप सिंपली इसमें पहला जो है आंसर वो प्लॉट कर सकते थे, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसको कंसिडर करता हूं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, जो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82। दो मॉक में मैंने, इनफैक्ट दो मॉक में, हाँ 3 में से 2 मॉक में मैंने इसी चीज पे क्वेश्चन पूछा था। इसी चीज पे से मेरा मतलब है इसी कॉन्सेप्ट पे कि दो लाइंस कब पैरेलल होंगी, कब इंटरसेक्टिंग होगी और कब उसमें कोइंसाइड करेगी। तो कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कोई इजी नहीं था, सॉरी ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं था। लेकिन अगर वो जो कॉन्सेप्ट है हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में, वो मैंने 2 मॉक में डाला हुआ है आउट ऑफ 3। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि हम बोलते हैं कि लाइंस का कब होगा, कब उनका सोल्यूशन जीरो, सोल्यूशन का मतलब कोई सोल्यूशन नहीं होगा, कब होगा, जब वो लाइंस पैरेलल होंगी, पढ़ा था हमने। इंटरसेक्टिंग होगी तो यूनिक सोल्यूशन होगा और कोइंसाइड करेगी तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। उसके लिए हमारे पास कंडीशंस थी। तो कंडीशन क्या थी इसके लिए, नो सोल्यूशन, मतलब इसका मतलब बेसिकली है पैरेलल लाइंस, कि जब लाइंस पैरेलल होंगी तभी तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो कंडीशन क्या थी हमारी उसके लिए, देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है 5a प्लस 7b इज इक्वल टू और 15a प्लस 21b इज इक्वल टू m, ठीक है। तो हमारी कंडीशन ये बनेगी 5/15 इज इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल टू 7/21, तभी तो पैरेलल होंगी, बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू 2/m। क्यों, क्योंकि अगर इक्वल हो गई 2/m की तो लाइन कोइंसाइड हो जाएगी, और अगर कोइंसाइड हो जाएगी तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो इसका मतलब है ये पैरेलल है, बट इसका मतलब है कोइंसाइड नहीं हो रही है, ये लाइंस ओवरलैप नहीं हो रही है। तो ये तो 1/3 है दोनों जगह, ठीक है, शुड नॉट बी इक्वल टू 2/m।
इसका मतलब m शुड नॉट बी इक्वल टू 6। तो अगर आप ये माने तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको 1 मार्क्स जो है वो इजीली मिल जाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 मार्क्स जो है इजीली मिल जाना चाहिए था। m मस्ट नॉट बी इक्वल टू 6। अगर m 6 के बराबर चला गया तो फिर क्या होगा, फिर ये लाइंस जो है ओवरलैप करेंगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो इजी था एंड आई होप ये आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 की मैं बात कर रहा हूं। ये क्वेश्चन जो है हम अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा ये क्वेश्चन। बट इस क्वेश्चन में क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट सीरीज में जो है ये जो हमारे पास दिए गए हैं ये डिफरेंट थे। ठीक है, और ऑप्शन में जो है वो 2 बार आ रहा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लास्टली हम इस क्वेश्चन में आप सब लोगों को 1 मार्क्स मिल जाना चाहिए बिकॉज क्वेश्चन में गलती थी और ऑप्शन में भी गलती थी। हम लास्ट पे क्या करेंगे, हम 2 लेंगे, मेरे पास 2 जो पेपर्स आए हैं तो 2 वैल्यूज में आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, लेकिन उसमें ऑप्शन फिर भी नहीं मिलेगा तो आपको इसका जो मार्क्स है मिल जाएगा। लेकिन फिर भी इस पेपर के एंड पे मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। लेकिन अभी के लिए आप ये माने कि इस क्वेश्चन में आपको 1 मार्क्स सबको मिल जाएगा, क्योंकि इसके जो एक तो ये क्वेश्चन वेरी कर रहा था अक्रॉस वेरियस पेपर्स। ठीक है, ए बी सी सीरीज अक्रॉस डिफरेंट सीरीज वेरी कर रहा था, और दूसरा क्या है कि इसके ऑप्शंस भी जो है वो सही नहीं थे, तो आपको इसका +1 जो है मिल जाना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन आप इसमें कर लीजिए और आपको इसमें नंबर मिल जाएगा, बट मैं आपको इसका लास्ट में सोल्यूशन भी दिखा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, ये तो मेरे हिसाब से सब लोगों ने किया होगा, ये तो मेरे हिसाब से किसी का गलत नहीं हुआ होगा। बट वही पूछने वाली बात वही है कि अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सिलेबस में रखा है तो इसलिए तो नहीं रखा कि आप बच्चों को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का क्वेश्चन डाल दें। तो ये क्वेश्चन डालने का कोई मतलब नहीं बनता मेरे हिसाब से, सब नहीं किया ही होगा। तो सिंपल क्या है कि 1200 रुपए पे आपको 2 साल का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट है वो निकालना है। तो आपको पता है हमने इसमें शॉर्टकट भी की है, फॉर्मूला भी की है, तो आप सिंपली ऐसे करेंगे। ईयर 1 में 1200 पे आपको 10% से 120 रुपए मिल जाएंगे, ईयर 2 में भी 120 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन इस 120 पे इंटरेस्ट आपको 12 रुपए और मिलेगा, तो ये सिंपली आपका हो गया 252। तो ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से सब लोगों ने किया होगा। अगर फॉर्मूला से करना है तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आएगा 1200 इंटू 1.21, इसको आप निकालेंगे जो भी आएगा। ठीक है, वो आप कर लेना अपने पास, मेरे हिसाब से वो 1452 आएगा, उसमें से माइनस आप कर लेंगे जो आपका बेस अमाउंट है, तब भी आप निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सब लोगों ने किया होगा, इसमें मेरे हिसाब से कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। 1 साल का इंटरेस्ट 120 रुपए बन रहा है, 2 साल का 240 हो जाएगा, और 120 पे 1 साल का इंटरेस्ट और मिलेगा, तो ये सबका मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो गया होगा, यहाँ किसी को डिफिकल्टी नहीं आई होगी। बट ये है कि क्वेश्चन डालने का पर्पज हमें समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है, सेट से आया हुआ है ये। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि एक्स एंड वाई मेरे पास 2 सेट है और उसमें रिलेशन क्या बन रहा है कि अगर मैं उनका यूनियन कर रहा हूं, उनका इंटरसेक्शन कर रहा हूं, मेरे पास क्या निकल रहा है, इक्वल। यानी यूनियन भी वही, इंटरसेक्शन भी वही है, इसमें से क्या ट्रू होना चाहिए। ठीक है, अब एक यहां पे क्या हो सकता है कि बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। जब क्वेश्चन ऐसे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसका मतलब ये है कि हमेशा ट्रू होगा, यूनिवर्सली ट्रू होगा। ठीक है, तो पहली और दूसरी कंडीशन है एक्स एंड वाई इज नॉट इक्वल टू नल सेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक्स को मान लू नल सेट और वाई को भी मान लू नल सेट, ठीक है, ये कह रहा है ना एक्स एंड वाई इज नॉट इक्वल टू नल सेट। ठीक है, अब इस केस में मुझे बताइए एक्स यूनियन वाई किसके बराबर है, और एक्स इंटरसेक्शन किसके बराबर है, तो हो तो गया, मेरे पास क्या हो गया, एक्स यूनियन वाई और एक्स इंटरसेक्शन वाई मेरे पास इक्वल हो गया, और मेरे पास जो है दोनों को मैंने नल सेट क्या है ले लिया। ठीक है, तो मेरे पास जो कंडीशन है x and y are two sets, x union y is equal to x intersection y, then which of the following is true। तो इसका मतलब है कि मेरे पास x और y जो है वो हमेशा नल सेट होने चाहिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे हो सकता है कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी। क्यों, जब ट्रू की बात आ गई तो ऑलवेज ट्रू का मतलब होता है यूनिवर्सली ट्रू। इसका मतलब होता है कि हमें वो कंडीशन देखिए जो हमेशा ट्रू होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास x 2 3 है और y भी 2 3 है, ठीक है, तो ये तो नल सेट नहीं है। या 2 3 छोड़ दीजिए, अगर मेरे पास x 2 है और y भी 2 है, यहां पे आप देख लीजिए यूनियन क्या है 2, इंटरसेक्शन क्या है 2, तो मेरे पास बराबर हो गया।
तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है x यूनियन y इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y, इसके लिए मुझे हमेशा x या y जो है नल सेट के बराबर रखने की जरूरत नहीं है। नल सेट के अलावा भी x यूनियन y और x इंटरसेक्शन y जो है इक्वल हो सकता है। ठीक है, हो गई ये बात। बेसिक सा क्वेश्चन है, बस आपको समझा रहा हूं कि दूसरे ऑप्शंस आपको क्यों टिक नहीं करने थे। तो अब एक लास्ट देख लेते हैं, इसमें जो डी पार्ट है, अगर आपने इसमें कंफ्यूज हुए होंगे, इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं सबसेट की बात करता हूं, ए, ये मैं ए लेता हूं और मैं बी लेता हूं। अब अगर मैं इनका यूनियन देखूं तो वो तो बी आएगा, और इंटरसेक्शन देखूं तो वो तो ए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरा पास ये वाला पार्ट भी पूरा नहीं होता। तो सिंपली इसका आंसर था x इज इक्वल टू वाई, यानी जब x और y मेरे पास बराबर सेट्स हो तो तब क्या होगा कि यूनियन भी वही निकलेगा और इंटरसेक्शन भी वही निकलेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, आप लीजिए x12, इंटरसेक्शन लीजिए 12, अब देखिए यूनियन भी वही आएगा, इंटरसेक्शन भी वही आएगा। तो सिंपली इसका मतलब ये ऐसे है a और ऐसे है b। तो इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आप यहाँ कंफ्यूज हुए हो, लेकिन अगर आपने ये वेन डायग्राम बनाई होगी तो कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। हो सकता है यहाँ कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन लॉजिकली इसमें है कि आप दोनों को टिक तो नहीं कर सकते थे, तो इसलिए इसका आंसर जो बन रहा था हमेशा यही बनता, इसमें कहीं और कुछ देखने की जरूरत नहीं थी। इसका आंसर हमेशा x इज इक्वल टू वाई ही बनता। ठीक है, एंड आई होप कि ये भी आप लोगों ने किया होगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप बिना पढ़े भी बस लॉजिक के बेसिस पे वहां अटेम्प्ट करके आ जाते। क्वेश्चन नंबर 86 हमारा वेक्टर से था। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, हुज वर्टिसेस आर। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखिए तो कितना इजीली हो जाता आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसके आपको वर्टिसेस या एंड पॉइंट्स दिए गए हैं। मैं लिख लेता हूं 2i कैप 4j कैप और यह माइनस, ठीक है, इसको मैं नाम भी दे देता हूं इजी करने के लिए, ए बी और सी। अब बी है 4 प्लस 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 माइनस का ध्यान रखना इन चीजों में, और लास्टली सी मेरे पास है, मैंने बस नाम दे दिया ए बी सी ताकि आपको सिंपली थोड़ा सा विजुअलाइज कर पाए। ठीक है, अब पहले समझिए कि यहाँ पे आपको कहाँ डिफिकल्टी हो सकती थी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। ठीक है, पेरीमीटर होता है जो बाउंड्रीज है उनका टोटल। ठीक है, अगर मैं कोई भी फिगर बनाता हूं मैथमेटिक्स में, ठीक है, ये मैंने फिगर बनाई, तो पेरीमीटर का मतलब होता है ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, मतलब पेरीमीटर। अब अगर एरिया की बात, एरिया का मतलब होता है ये पोर्शन, ये आपको पता होगा, बेसिक मैथमेटिक्स है। पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ बाउंड्रीज, एरिया का मतलब ये कितने स्क्वायर यूनिट्स पे है, इसने कितना एरिया जो है ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो अब अगर मैं सिंपली बताऊं तो क्वेश्चन ये पूछना चाहता था, ध्यान से देखेंगे मेरे साथ, कि आप इधर और इधर इसको 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 जो है ये मुझे बता दो। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूं तो क्वेश्चन आपसे मांग रहा था ए बी, बी सी और सी ए को आप ऐड करो। अब अगर आप ये तीन निकाल पाओ, ए बी, यहां से यहां तक बी सी और यहां से यहां तक सी, अगर आप ये निकाल पाओ तो आपको आंसर हो गया। और वो निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कौन सी फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो अब आप इसको सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले ए बी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है। ठीक है, 4 माइनस 2 हो गया 2, हो गया 2 उसका स्क्वायर, वो मेरे पास आ गया 4। 5 माइनस 4 हो गया 1, 1 का स्क्वायर मेरे पास हो गया 1। यहाँ पे 1 है, ध्यान रखिए 1 के लिखा नहीं है तो 1 ही है। और यहाँ पे 1 माइनस माइनस 1 हो गया मेरे पास 2, 2 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 4। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, 1 माइनस माइनस 1, ठीक है, ऐसे हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4, मेरे पास हो गया 9, 9 का रूट हो गया 3। अब दूसरा देखते हैं, यार हो गया 4 में से 3 1, 1 स्क्वायर 1, 5 में से 6 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। ठीक है, फिर से सेम 1 माइनस माइनस 1, 2 हो गया इक्वल टू 4, मेरे पास हो गया 4, 2 मेरे पास रूट 6 हो गया, सॉल्व नहीं होगा। सी ए देख लीजिए, 3 माइनस 2 हो गया 1, 6 माइनस 4 हो गया 2, 2 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो गया 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, माइनस 1 माइनस माइनस 1, ये हो गया 0, माइनस 1 प्लस 1, ये हो गया रूट 5।
मेरे पास आंसर क्या होगा? सिंपली ऐड कर लीजिए इनको, 3 प्लस रूट 6 प्लस 5, तो ऐड ही करना है ना, पेरीमीटर चाहिए तो सम ऑफ बाउंड्रीज चाहिए। 3 प्लस रूट 6 प्लस 5 इसका आंसर जो है वो ये होना चाहिए, 3 प्लस रूट 6 प्लस 5। एंड आई होप कि जिसको बेसिक जो डिस्टेंस फॉर्मूला पता होगी उसने ये क्वेश्चन भी अपने पास कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। अब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मैंने इजी में नहीं रखा है, इसमें थोड़ा सा जो है पढ़ने वाली चीज है। एंड आई होप कि जिसने वो सही से पढ़ा होगा उसने ये क्वेश्चन जो है किया होगा। 3 अनबायस्ड कॉइन्स और टॉस्ड, 3 कॉइन टॉस की गई। प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमें मिलेंगे एट मोस्ट 2 हेड्स। अब यहाँ पे जो कैच है वो बस ये वर्ड है एट मोस्ट। आपने क्वेश्चंस किए होंगे एट लीस्ट 2 हेड्स, 2 हेड्स, मोर देन 2 हेड्स। यहाँ पे वर्ड आया है एट मोस्ट 2 हेड्स। जिसने इस एट मोस्ट 2 हेड्स को जो कैच किया होगा, जिसने इस चीज को कवर किया, आइडेंटिफाई किया होगा, उसका ये क्वेश्चन ठीक हुआ होगा। अदरवाइज आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा सोल्यूशन आने के बावजूद भी। अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। प्रोबेबिलिटी हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ी है जो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि आपको निकालना है कार्डिनल नंबर ऑफ इवेंट जिसके वो प्रोबेबिलिटी चाहिए डिवाइड बाय कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो आप सबको ये पता होगा कि सैंपल स्पेस मेरे पास 8 है, ये आप सबको पता होगा। 8 कैसे? बिकॉज एक कॉइन के 2 वैल्यूज टर्न हो सकते हैं, हेड या टेल, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 वो आपके पास 8 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था कि आप 8 इवेंट्स जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते। ठीक है, उसके बाद ये देखते हैं कि मेरे पास NE जो है क्या आएगा। अब आप देखिए, सबसे पहले वो 8 इवेंट्स को लिस्ट डाउन कीजिए। वो 8 इवेंट्स क्या है? ठीक है, वो हो सकता है H H H, पहले H से 4 आएंगे और T से फिर 4 आएंगे, H H T, H T H और H T T। बहुत इजी निकालना होता है कि H से आपके 4 बनेंगे, अब T से जो है 4 बना लीजिए। वो क्या होगा? T T T, T T H, T H T और T H और H। देखिए कोई रिपीट नहीं हुआ, मेरे पास ये हो गए 8 इवेंट्स जो मेरे पास हो सकते हैं। ये 8 जो यहाँ पे लिखा है मैंने। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स? मुझे एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा। तो इसका मतलब है हेड या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, यही यही आ सकता है, मैक्सिमम यही चांसेस है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एट मोस्ट 2 हेड्स, यानी 0 हेड भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, बट ये नहीं चलेगा। क्यों? क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। तो अपर लिमिट दी है, लोअर नहीं दी है। मतलब 0 हेड्स इज आल्सो ओके, 1 हेड इज आल्सो ओके, 2 हेड इज आल्सो ओके, बट 3 हेड्स इज नॉट ओके बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है एट मोस्ट 2 हेड्स। तो इसका मतलब 0 हेड वाले ओके होंगे, 1 हेड वाले भी ओके, 2 हेड, 3 हेड वाला मुझे रिजेक्ट करना है। मुझे एक इसमें क्या रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए कितने बचे इसमें से, 1 2 3 4 5 6 7, इसका आंसर 7/8 होगा। क्योंकि 7 केसेस ऐसे हैं जिसमें 0 1 या 2 हेड जो है मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैच था वो एट मोस्ट 2 हेड्स था, यानी आपने 0 हेड 1 हेड और 2 हेड वाला जो है कंसिडर करना है, 3 हेड वाला आपने इग्नोर करना है। अगर एट लीस्ट 2 हेड होता तो आप क्या करते? 2 हेड और 3 हेड वाला कंसिडर कर लेते। जो भी क्वेश्चन का जो कैच फ्रेज है उसको आपने पकड़ना था यहाँ पे। तो ठीक है, तो मैंने इसको इजी क्वेश्चन कैटेगरी में नहीं डाला, मैं इसको एवरेज वाला क्वेश्चन ही मान रहा हूँ। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88। अब देखिए आपने सिलेबस में तो क्या डाला था? आपने सिलेबस में डाला था रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शन अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है, तो आपने पढ़ा होगा, चाहे हमसे पढ़ा हो चाहे और से पढ़ा होगा। तो टीचर्स ने अपने हिसाब से आपको क्या इंजेक्टिव पढ़ाया, बाइजेक्टिव पढ़ाया, 1 to 1 पढ़ाया, रिलेशन फंक्शन की डिफरेंस पढ़ाया, रिलेशंस के टाइप्स पढ़ाए। लेकिन फाइनली उन्हें पूछना क्या था? उन्हें पूछना था जो बेसिक चीज है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पॉइंट ये है कि जो सिलेबस था, वो जो पेपर था, उसका कनेक्ट हमें दिखा नहीं। उन्होंने पूछी जो सबसे बेसिक चीज है, फंडामेंटल चीज है रिलेशंस में, जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया और थोड़ा सा सेट का जो है उसे मिक्स कर लिया। क्या कर लिया देख लीजिए क्या किया उन्होंने। हमारे पास एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है, आपको निकालना है a माइनस बी, इसको बोलते हैं हम क्रॉस, इंटू नहीं बोलते, क्रॉस a इंटरसेक्शन b। तो a माइनस बी क्या होता है सेट थियरी में? दोज इन a बट नॉट इन b। तो अब देखिए 0 2 और 4, 1 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 1 b में है, तो दोज इन a बट नॉट इन b। तो अगर मैं ऐसे लिखूं a माइनस बी क्रॉस a इंटरसेक्शन b,
तो a माइनस बी सेट आप बना लीजिए, कौन सा बनेगा, वो बनेगा मेरे पास 0, 2 और 4। 1 में नहीं लिख सकता बिकॉज 1 मेरे पास b में भी है, ठीक है, दोज इन a बट नॉट इन b। अब इसका क्रॉस करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है मुझे, किसके साथ, a इंटरसेक्शन b के साथ। अब a इंटरसेक्शन b निकाल लीजिए, जो दोनों में होगा, ये तो आपको पता है, वो एलिमेंट्स जो दोनों में होंगे। तो a इंटरसेक्शन b मेरे पास क्या आएगा, सिंपली आएगा 1। अब वो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, क्या मतलब होता है उसका, ऑर्डर्ड पेयर्स, उसमें ऑर्डर मैटर करता है, मुझे पहले ये है फिर ये है, तो मुझे क्या करना है, तमाम वो ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं जिसमें पहले ये हो फिर ये हो। तो ऑर्डर पेयर्स क्या बनेंगे, 0 1, फिर बनेगा 2 1, फिर बनेगा 4 1। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहां तक आपने कर लिया, फिर कुछ करना ही नहीं था। इसी को आप कर सकते थे वेन डायग्राम से भी। तो अगर आप देखें, इंटरसेक्शन मेरा ए है, 1 है, उसके यहाँ बचता है 0 2 और 4, और ठीक है, और यहाँ बचता है 3 और 5। अब देखिए ये मेरे पास हो गया a माइनस बी, और ये मेरे पास हो गया a इंटरसेक्शन बी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, 0 1 2 1 एंड 4 1। तो ये से इजी यहाँ पे हो जाता। तो ये भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं था, आपका इजीली जो है ये क्वेश्चन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है। क्या बोल रहा है, आपको लिमिट निकालनी है एक फंक्शन की कि जब मेरा x टेंड करता है 0 की तरफ, ex प्लस e माइनस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके लिए आपको ये पता होनी चाहिए थी यहाँ पे, जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, कि हमारे पास जो एक रूल है, ठीक है, आप सबको पता होगा। वो रूल क्या कहता है कि आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जाइए, ऊपर भी और नीचे भी, तब तक आप इसको तब तक डिफरेंशिएट करते जाइए जब तक मेरा ये 0/0 फॉर्म, इसको हम इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, वो ना निकले, ठीक है। तो सबसे पहला टेस्ट क्या होता है लिमिट निकालने का, कि आप सिंपली x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। लेकिन अगर आप 0 पुट करेंगे इसको, तो आप देख लीजिए क्या होगा, ये निकलेगी इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा e रेज़ पावर 0 1, e रेज़ पावर 0 ही 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 0 स्क्वायर। तो आप देख लीजिए ऊपर भी 0, तो ये आपका सॉल्व यहाँ पे नहीं होगा। तो अब अगर ये सॉल्व नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ऊपर भी और नीचे भी। मैथमेटिकली हम बोलते हैं डिनोमिनेटर भी और न्यूमरेटर भी। अब दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद 0 पुट करेंगे। अगर वैल्यू निकला तो वेल एंड गुड, वैल्यू नहीं निकला तो फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, तब तक जब तक आपका एक वैल्यू रिटर्न हो जाए। डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि e रेज़ पावर x की डिफरेंशिएशन e रेज़ पावर x ही है, ठीक है। तो आप देखिए इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, e रेज़ पावर x, ठीक है। अब e रेज़ पावर माइनस x डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, यहाँ पे ये कैच था कि e रेज़ पावर माइनस x की डिफरेंशिएशन जो है वो e रेज़ पावर माइनस x ही बनेगी, क्योंकि e x की डिफरेंशिएशन ये x ही है, तो e रेज़ पावर माइनस x ही है। लेकिन चूंकि यहाँ पे माइनस x है, तो बाय यूजिंग चेन रूल जो माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन यानी -1, वो मुझे मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा ऐसे। तो जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, जिनको आइडिया है, वही इस चीज को समझ पा रहे हैं, मेरे से फॉलो कर पा रहे हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए कोई बात नहीं है, उनको ये चीज अब समझ नहीं आएगी और अब समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब तो पेपर्स हो ही गए। तो कैसे है, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होगा, इसका होगा e माइनस एक्स, बिकॉज ई एक्स ही है, लेकिन जो माइनस एक्स -1 बन रहा है वो मुझे इसको आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम ऐसे नहीं लिखते, इसको हम क्या लिखते हैं फिर, सिंपली इसको हम लिखते हैं सिंपली e रेज़ पावर x माइनस e रेज़ पावर माइनस x। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, मैंने क्वेश्चन भी डाला था मॉक में, कांस्टेंट की कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती, और x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2x होती है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं अब पुट करूं x इज इक्वल टू 0, तो आंसर नहीं निकलेगा। देखिए 1 -1 नीचे 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर मैं करूं तो मेरा पास क्या नहीं कर रहा है, 0/0 फॉर्म। तो मैं इसको यहाँ पे भी खत्म नहीं करूंगा, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। अब आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, फर्दर डिफरेंशिएशन करनी है। ई एक्स की ई एक्स ही होगी, ई माइनस एक्स की फिर से ई माइनस एक्स ही होगी, लेकिन अभी भी इसका -1 निकलेगा बाय यूजिंग चेन रूल। वो -1 इसके साथ चला जाएगा, ऐसे होगा माइनस ऐसे, ठीक है। तो ये लेकिन प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। और नीचे मेरे पास 2x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2, ठीक है, इसकी होती है 2। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व आपका हो जाएगा।
अब अगर आप x 0 पुट करेंगे, अब आपका ये सॉल्व हो जाना चाहिए। ये 1, ये भी 1 और नीचे 2, 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। इसको मैं डिफिकल्ट कैटेगरी में क्वेश्चन को डाल सकता हूं, लेकिन सब्जेक्ट टू अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ी, अगर आपने छोड़ ही दिया है तो फिर कोई मसला ही नहीं है, फिर तो आपके लिए ये समझना ही डिफिकल्ट हो जाएगा टर्म क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 1 होना चाहिए। तो 10 मिनट में कुल मिलाकर आप इस पेपर को कर सकते थे अगर आपने सब कुछ सही से पढ़ा होगा, ये वाला मैथमेटिक्स वाला 10 मिनट से भी कम। अच्छा जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 90। अब ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इतना हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा वो बिल्कुल बेसिक परम्यूटेशन या बेसिक फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग से पूछ लिया कि 8 लोगों को 8 चेयर पे बिठाना है। हमने तो इससे कई हाई लेवल की परम्यूटेशन पढ़ी हुई थी, तो आंसर क्या आएगा? सिंपली 8 फैक्टोरियल या 8p8 या 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अब ये तीनों क्या नोट करते हैं? 8p8। ठीक है, 8 तो हो ही नहीं सकता, 8 7 कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता, 64 तो हो ही नहीं सकता। इसका सिंपल आंसर 8p8 था, जिसको हम 8 फैक्टोरियल भी बोल सकते, जिसको हम ये सारी टर्मिनोलॉजी भी बोल सकते। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपका मैथमेटिक्स पेपर जो है उसका सोल्यूशन बन रहा है। अच्छा, अब वापस आते हैं जो मैंने पेपर के बिगिनिंग में कहा था कि एक क्वेश्चन था ये। अब ये क्वेश्चन आपको सबको +1 तो मिल ही जाएगा, तो कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन सीखने के लिए फिर भी कि क्वेश्चन की क्या क्या क्वेश्चन बोल रहा था, क्या एक्चुअली था ये क्वेश्चन। 3D ज्योमेट्री का था, और वैसा भी कह सकते हैं, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन 3D ज्योमेट्री से ना होकर डिटरमिनेंट से था। रीजन बीइंग कि मैट्रिक्स इंटरमिनेंट से कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं था जो कि आपके सिलेबस में था। तो अब अगर मैं मानूं कि ये क्वेश्चन डिटरमिनेंट से है तो फिर ये ठीक है, या अगर 3D ज्योमेट्री से तब भी, क्योंकि पॉइंट XYZ प्लेन में है, तब भी आप उसको 3D ज्योमेट्री से मान सकते हैं। एनीवेज, वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन मेरे हिसाब से ये डिटरमिनेंट से क्वेश्चन था। अब आपके पास जो है ये आया था क्वेश्चन कि आपने बोला था कि अगर ये कोलिनियर है, अगर 3D प्लेन में ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है, अगर ये कोलिनियर है तो k की वैल्यू क्या होगी? ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने एक मॉक में डाला हुआ था, लेकिन वहां पे मैंने जो पॉइंट्स थे वो 2D प्लेन में डाले हुए थे, 3D प्लेन में डाले हुए नहीं थे। मैंने उनको 2D प्लेन में डाल के आपको ऐसा ही क्वेश्चन बना के दिया था। तो वहां मैंने आपसे कहा था कि आप उसको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल से आप उसको एरिया ऑफ द ट्रायंगल वाली फॉर्मूला से कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर याद होगा तो हमने ऐसे एक ट्रायंगल बनाया था और कहा था कि आप इसका एरिया निकालो फॉर्मूला से, वो होगा 0, क्योंकि अगर पॉइंट एक ही लाइन पे है तो एरिया कोई बनाएंगे नहीं, तो वो होगा 0। सिमिलर चीज आप यहां पे कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत ये हो गई कि पॉइंट जो है वो अलग अलग आ गए। तो अब मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास 2 पेपर आए थे, उसमें क्या था, एक पेपर में पॉइंट्स थे 5 2 और 4। ठीक है, एक में थे 5 2 और 4, ऑप्शन को भी छोड़ दीजिए। दूसरे में थे 6 -1 एंड 2, और तीसरा पॉइंट था 8 -7 एंड k। मुझे नहीं पता कौन सी चीज है, बट एक में ऐसा था। दूसरे में ऐसा था 5 2 4 ऐसे, और ये क्वेश्चन जो है कॉपीड था नेट से, बट कुछ माइनस प्लस का कुछ इशू हो गया था। अब ये एक पेपर में ऐसे था, एक पेपर में ऐसे था। ठीक है, अब आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा भी, किसी और पेपर में अगर किसी और तरीके से होगा तो वैसे था। ठीक है, अब इसमें आपको एस्टेब्लिश करनी थी कोलिनियरिटी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना था कि जो ट्रायंगल ये बनाएंगे उसका एरिया जो है वो 0 के बराबर करना था। यानी अगर मैं इसको ABC मानूं, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ये बनाएंगे ABC, उसका एरिया जो है वो 0 के बराबर निकलना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आपने क्या करना था, ये वाला जो मुझे ज्यादा सही लग रहा था क्वेश्चन, और इसका आंसर जो होगा वो -2 होगा, क्योंकि ऑप्शंस में था ही नहीं, वहां 2 2 बार दिया गया था। इसका एक्चुअल आंसर जो है -2 आएगा। मेरे हिसाब से एक जगह 2 जगह -2 होना चाहिए था, और इसका आंसर तो कुछ और ही निकल रहा था, मुझे -14 निकल रहा था। तो मैं दोनों को एक बार करके बताता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, बस सीखने के लिए एक बार करता हूँ। कैसे करते हैं ये? आपके पास जब XYZ प्लेन में 3 पॉइंट्स पर आपको एरिया निकालना होता है, तो आप सिंपली वहां पे क्या है उसका डिटरमिनेंट निकालिएगा। इसको मैट्रिक्स में डाल के डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हम क्रेमर्स रूल में भी पढ़ते हैं, और ये हम 3D ज्योमेट्री में भी पढ़ते हैं। तो कैसे करेंगे? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ, ठीक है, कौन सा?
5 2 4, तो सिंपली लिख लीजिए 6 माइनस 1 और 2 और 8 माइनस 7 और k। ठीक है, इसको 0 के बराबर करना है। 0 के बराबर इसलिए करना है क्योंकि एक पॉइंट कोलिनियर है, तो कोई ट्रायंगल का एरिया बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे ही नहीं। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब क्योंकि 0 आ गया तो इसकी कोई रेलेवेंस है नहीं, पढ़ाया हुआ है, मौके में सिखाया हुआ है। तो कुल मिला के क्या बचा कि इसका जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू जो है वो होनी चाहिए 0 के बराबर। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका आप लोगों को पता होगा, सीखा होगा। डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि आप रो से शुरू करो, कॉलम से शुरू करो। अगर आप रो से शुरू करोगे तो पहला पॉजिटिव आएगा, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। ठीक है, और जिस वैल्यू से आप शुरू करेंगे आपको वो रो और वो कॉलम जो है इग्नोर करना है और बाकी का आपको क्रॉस लेना है। मैं बताता हूँ कैसे होता है। देखिए, इसका बनेगा 5, यहां से आप शुरू कर रहे हैं। जब आप 5 लेंगे, प्लस में है 5, तो आप ये और ये इग्नोर करेंगे। बाकी क्या बचा? ये पोर्शन, तो ये हो जाएगा माइनस के। ठीक है, माइनस के माइनस माइनस 14 विच इज इक्वल टू प्लस 14। ठीक है, हो गया पहला। अब दूसरा आएगा 2, लेकिन 2 आएगा माइनस में क्योंकि आपके पास है प्लस माइनस और प्लस, तो माइनस 2 आएगा। अब जब आप माइनस 2 लेंगे तो आपको ये रो जो है और ये कॉलम इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि 2 इसी में है। तो बचा क्या? 6k माइनस 16। आप जो फॉलो कर रहे होंगे 8 और 2 इक्वल 16। और तीसरा हो गया प्लस 4, तो फिर ये रो और ये कॉलम इग्नोर हो जाएगा। तो बचा क्या? माइनस 42 माइनस माइनस 8 इज इक्वल टू प्लस 8। तो ये सारा मेरे पास 0 के बराबर हो जाएगा। तो ठीक है, अब सिंपली आपने इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया माइनस 5k प्लस 70 माइनस 12k प्लस 32। ये अगर देख ले तो ये मेरे पास हो गया ये मेरे पास हो गया 34। मेरे पास 34 हो गया बट माइनस में। ठीक है, ये हो गया 4 4 16, 12 और 13 36, 136 इज इक्वल 0। ठीक है, मेरे पास हो गया माइनस 17 के, 70 और 32 102, 136 में से 102 माइनस कर लीजिए, ये हो गया 34। अभी प्लस है या माइनस? ये माइनस होने चाहिए, तो which implies 17k is equal to minus 17k is equal to 34। इस साइड करके तो k is equal to -2। तो ये मसला था, k is equal to -2 निकल रहा था अगर इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते, बट वहां पे 2 और 2 ऑप्शन था। ठीक है, तो अब इसको दूसरे साइड से देख लेते हैं, बस देखने के लिए। इस क्वेश्चन का कोई मार्क्स मिल जाएगा तो कोई इतना इशू नहीं है इस क्वेश्चन में। अब इसी क्वेश्चन को अगर इस वैल्यू पे करते जो वैल्यूज दूसरे पेपर में आए थे, तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे। यहाँ पे अगर आप करें सेम 1/2 डिटर्मिनेंट 5 2 4 6 1 2 और 8 7k इज इक्वल टू 0। ये शायद इसी पेपर का क्वेश्चन है। हाँ देखिए, तो इसको अगर कोई हम देखिए 2 और 2 आ रहा है तो इसका वही मतलब है कि इस क्वेश्चन का कुछ नहीं आपने करना था, बट सीखने के लिए कि क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, उसलिए मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। चलिए, ये आपको पता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब सिंपली डिटर्मिनेंट जो है वो निकालना है। सेम रूल है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। पहला आएगा 5k माइनस 14, दूसरा आएगा -2। जब -2 आएगा तो फिर आएगा 6k माइनस 16। ठीक है, और तीसरा आएगा +4। जब +4 आएगा तो आएगा 42 माइनस 8। ठीक है, इज इक्वल 0। अब ये हो गया 5k माइनस 70, ये हो गया -12k, और ये हो गया फिर से +32, ये हो गया वही 34, लेकिन इस पर हो गया +168 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हो गया -7k। इस बार थोड़ा कैलकुलेशन इस बार थोड़ा चेंज है। सॉरी, ये हो गया 136, जैसे पहले किया था 136 हो गया। 4 4 16, 12 और एक 13। ठीक है, इस बार थोड़ा कैलकुलेशन इस बार पिछली बार थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये हो गया 168। ठीक है, इन दोनों को मिला के 168।
ठीक है, और जो 168 हो गया इससे हम क्या करेंगे -70। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 98 प्लस, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, ऐसा जाएगा तो -98 हो जाएगा, और इसको सॉल्व तो के मेरे पास हो जाएगा 1 और 4 ज़ा 28। देखिए यहाँ पे, लेकिन इस सब कोई रेलेवेंस है नहीं, ये क्वेश्चन गलत था, दो बार आया था, तो ऐसे करके क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया एनालिसिस। तो इसमें से जिसने अच्छे से पढ़ा होगा 9 के 9 नंबर आ सकते थे, जिसने एवरेज ही पढ़ा होगा तो 7 नंबर आपके आ जाने चाहिए थे, और बेसिक मैथमेटिक्स के 5 नंबर जो है वो आ जाने चाहिए थे। हम आपके अच्छे रिजल्ट्स के लिए दुआ करेंगे। आप लाइफ में बहुत बहुत तरक्की करो, ये एंड नहीं है, जिसका हो जाएगा बहुत अच्छा, जिसका नहीं हो जाएगा अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ अच्छा जो है वो कर लेगा। बहुत सारे एवेन्यूज है, और भी ऑप्शंस है, और भी एरियाज है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आप सबका रिजल्ट जो है वो आप लोगों के फेवर में हो। तो चलिए फिर मिलेंगे, फिर किसी और सीरीज के साथ, फिर किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका निगहबान ऊपर वाला हो। सी यू।